मधु बहन रुको, माधव भाई से मिलने साथ चलते हैं। माधव भाई, मैंने सुना है कि इस बार आपको गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी। मौसम ने अच्छा साथ दिया है, पर्याप्त वर्षा भी मिली है। जल्दी आपकी फसल भी कटने वाली है। हाँ हाँ मधु बहन, लगता तो ऐसा ही है। माधव भाई के खेतों पर फसल काटने के लिए कई प्रवासी मजदूर भी आएंगे। सही कह रहे हैं आप लोग। इस साल उम्मीद तो यही है कि मुझे अच्छी पैदावार मिलेगी। वैसे आप लोगों को पता है, फसल के लिए भूमि तैयार करने के समय से ही मैंने गन्ने की खेती से संबंधित सभी खतरों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के उपाय करना शुरू कर दिए थे, जिससे कि मानव स्वास्थ्य और आसपास के पर्यावरण के जोखिम को कम किया जा सके। हम सभी को कृषि में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को समझने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर सरला और डॉक्टर सिंह ने इससे संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप माधव भाई। जान है तो जहान है। हमें भी बताइए इसके बारे में। देखो, ये तो हम जानते ही हैं कि कृषि एक व्यवसाय है जिसमें कुछ काम जोखिम भरे हैं, क्योंकि हम आमतौर पर बड़ी मशीनरी, वाहन, रसायन से काम लेते हैं। पशुओं से ऊबड़ खाबड़ जमीन, कभी ऊंचाई पर तो कभी कुओं के आसपास काम कराते हैं। हम खराब मौसम, शोरगुल और धूल मिट्टी से घिरे रहते हैं। ये जोखिम न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार के सदस्यों को भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे काम में बहुत जोखिम रहता है। मैंने खुद कई दुर्घटनाएं देखी हैं। हमें भी बताइए कि हमें खेती के दौरान किन बातों के बारे में जागरूक होना चाहिए। ठीक है, बताता हूँ। खेत में काम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए और नियमित रूप से उसे सामान्य स्वास्थ्य जांच कराते रहना चाहिए। याद रहे कि शरीर का तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होना चाहिए। व्यक्ति को किसी भी शारीरिक बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए, जैसे कि दस्त या कोई अन्य ऐसी बीमारी जो संक्रामक हो। शौचालय की सुविधाएं सभी के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। महिलाओं के मासिक धर्म के मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए और इसे ध्यान में रखते हुए ही काम सौंपा जाना चाहिए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खेती के काम पर नहीं रखना चाहिए। विकलांग यानी दिव्यांग व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम सौंपा जाना चाहिए। काम पर आए सभी व्यक्तियों को पर्याप्त आराम मिला हो और वो शराब और नशीले पदार्थ से मुक्त हों। ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से डॉक्टर सरला ने कोरोना वायरस बीमारी की रोकथाम और लक्षणों के बारे में भी बताया, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई जानकारी है। भाइयों और बहनों, जब एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो मुख्य रूप से बूंदों के माध्यम से कोविड-19 फैलता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप श्वास संबंधी स्वच्छता का अभ्यास करें। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए इन बातों का खास ध्यान रखें। आमतौर पर कोविड-19 के लक्षण हैं बुखार, सूखी खांसी और थकान, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य लक्षण नजर आ सकते हैं, जिनका ध्यान रखें। माधव भाई, ये तो व्यक्ति की सेहत की बात हुई, लेकिन जब हम खेतों में काम कर रहे हों तब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ कमल भाई, डॉक्टर सरला ने विभिन्न चरणों में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में भी बताया है। अच्छे किसान स्वास्थ्य संबंधी खतरों, दुर्घटनाओं को कम करने और कृषि श्रमिकों की सेहत का ध्यान रखने के फायदों को समझते हैं। चोट लगने या किसी कारण बीमारी होने से व्यक्ति की सेहत तो प्रभावित होती है, साथ ही खर्चा भी बढ़ता है। अब मैं आपको विस्तार से व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में बताती हूँ, और इसकी शुरुआत करते हैं खेती के लिए भूमि तैयार करने के समय से। हम सभी जानते हैं कि ट्रैक्टर भूमि की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख मशीनरी है। ट्रैक्टर से जुड़े जोखिम, जैसे कि ट्रैक्टर किसी चीज पर चढ़ जाना, ट्रैक्टर पलट जाना या
पावर टेक ऑफ शाफ्ट में हाथ या कपड़ा फंस जाना हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर पर चढ़ते उतरते समय गिरने या फिसलने का खतरा या नीचे पेड़ से शाखाओं से चोट लगने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण की ऑपरेटिंग मैनुअल को पढ़ना चाहिए और बताई गई बातों का पालन करना चाहिए। ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। उसे ट्रैक्टर चलाते समय ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और जूते जरूर पहनने चाहिए। इसके अलावा दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए संचालन से पहले वाहन की इस तरह जांच करनी चाहिए। सुरक्षा की जांच करें। ट्रैक्टर के चारों ओर देखें, कहीं कोई बाधा जैसे कि पत्थर, बोर्ड आदि तो नहीं है। ये भी सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति आसपास न खड़ा हो। सर्विस वॉक। ट्रैक्टर के चारों ओर दूसरी बार घूमें। देखिए कि पहिए में हवा सही हो, टायर पंक्चर ना हो, पीटीओ शाफ्ट पर कैप सही से लगा होना चाहिए। हिच पिन और सेफ्टी पिन भी सही से लगी होनी चाहिए। तेल, शीतलक या ईंधन लीक के किसी भी संकेत के लिए ट्रैक्टर के नीचे जमीन पर विशेष ध्यान दें। तेल की जांच करें। डिप स्टिक निकालें, इसे साफ करें और तेल के स्तर की जांच करें। जरूरत हो तो दोबारा भरें। ध्यान रखें कि गंदगी इंजन में ना गिरे। रेडिएटर की जांच करें। धीरे से लाल कैप को हटा दें और तरल स्तर की जांच करें। जब इंजन गर्म हो तो उस समय कैप को ना खोलें। यदि आवश्यक हो तो डिस्टिल्ड वाटर के साथ फिर से पूरा भरें। अग्निशामक सिलेंडर की जांच करें। चलाते समय या ईंधन भरने के दौरान आग लगने की स्थिति में आपके ट्रैक्टर में आग बुझाने का सिलेंडर होना चाहिए। भैया, ये तो बात हुई ट्रैक्टर की। अन्य उपकरणों के बारे में डॉक्टर सरला ने क्या बताया? हाँ मधु बहन, डॉक्टर सरला ने रसायनों और अन्य उपकरणों के इस्तेमाल के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी थी। खेती-बाड़ी में कृषि रसायनों के व्यापक उपयोग से कृषि श्रमिकों को होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को रोकने के लिए उचित नियंत्रण की आवश्यकता है। इन रसायनों से त्वचा की जलन, श्वास रोगों और अन्य बीमारियों का खतरा हो सकता है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई हमें कई खतरों से सुरक्षा प्रदान करने में लाभकारी है। कृषि श्रमिकों को पहले रसायनों पर लेबल को देखना चाहिए, फिर उन्हें पढ़ना चाहिए या किसी से पढ़वा लें। लेबल पर कीटनाशक के खतरे और उसके लिए उपयुक्त होने वाले उचित पीपीई की जानकारी को समझकर उनका उपयोग करना आवश्यक है। कुछ आमतौर पर उपयोग में आने वाले पीपीई यहाँ दर्शाए गए हैं। माधव भैया, हम ये पीपीई कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अरे मधु बहन, आप स्थानीय कृषि रसायन की दुकानों, फार्मेसी या कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ ऑनलाइन बाजार से इन पीपीई को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक बात याद रखना, सुरक्षा लाभकारी है, दुर्घटना दर्दनाक है। हमारी ट्रेनर ने रात के समय काम करते हुए जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए हेड टॉर्च का उपयोग करने के लिए कहा। अच्छा, और क्या क्या बताया? कृषि रसायनों को खास देखभाल की आवश्यकता है, जिससे कि इसे सुरक्षित रूप से और कुशलता से उपयोग किया जा सके। किसान को काम करने के लिए लेबल को पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसे पता हो कि उसे किस उपकरण की आवश्यकता है, जैसे कि मापने के लिए जग, फनल, स्टिरर और सुरक्षात्मक कपड़े इत्यादि। केमिकल का उपयोग घरों या पशुओं से दूर करना चाहिए, जिसे अगर कोई रिसाव हो भी तो उसे आसानी से साफ किया जा सकता है। स्प्रे हवा की विपरीत दिशा में नहीं होना चाहिए। अपने मुंह से कभी भी बंद नोजल या पाइप को साफ न करें। इसके अलावा कीटनाशकों का उपयोग करने वाले कृषि श्रमिकों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे कीटनाशक का उपयोग करने पर तुरंत अपने हाथों और शरीर के अन्य उजागर भागों को धोएं। धोने के लिए पानी और साबुन हमेशा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अगर हाथों पर दस्ताने पहने हों
तब भी दस्तानों पर से तरल कीटनाशकों को हटाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ सॉल्वेंट्स धीरे धीरे दस्ताने से रिसकर अंदर आने लगते हैं। इसीलिए दस्ताने हटाने से पहले दस्तानों के साथ साथ हाथ धोना भी महत्वपूर्ण है। एक और जरूरी बात, किसान बिजली से चलने वाली मशीनरी जैसे कि पानी के पंप, शेफ कटर, मिल आदि के साथ काम करते हैं। इसलिए उन्हें आवश्यक सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर का कोई हिस्सा लाइव इलेक्ट्रिक वायर के संपर्क में आता है तो बिजली का झटका लगता है। इसीलिए किसानों को नम या गीले क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त तार, प्लग और बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। माधव भाई, अब ये भी बताएं कि खेती के काम जैसे कि निराई, गुड़ाई, कटाई और ढुलाई के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अच्छा सवाल पूछा है भाई कमल। मैंने डॉक्टर सिंह द्वारा दी गई ट्रेनिंग में भी भाग लिया था, जहां उन्होंने उन विषयों को प्रभावी ढंग से कवर किया। हमारे किसान भाई बहन विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए किसान को इंजीनियरिंग नियंत्रण उपायों को अपनाना चाहिए, जो कृषि श्रमिकों के लिए खेती से जुड़े कामों में जोखिमों को कम करता है। किसान को झुककर या गैर तटस्थ कार्य मुद्रा से किए जाने वाले कामों को कम समय में नियंत्रित रूप से करना चाहिए। किसी को भी 23 किलो से ज्यादा वजन वाला सामान नहीं ढोना चाहिए। कलाई और हाथ संबंधित कार्य जैसे कि कटाई, जहां अंग विस्थापित होने की संभावना हो, ऐसे कार्य करते समय काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। कृषि श्रमिकों को काम करते समय तंबाकू, शराब और इस तरह अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से मांसपेशियों, उंगलियों, कलाई और हाथों में खून का बहाव कम हो जाता है। किसान को अपनी व्यक्तिगत आपदा प्रबंधन योजना भी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तेज आंधी की स्थिति में किसान को पेड़ों, खंभों, बाड़ों से दूर अपने लिए स्थान ढूंढ लेना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें और जरूरी सामान या व्यक्ति का बीमा भी करवा लेना चाहिए। यानी कि जब आए आंधी तूफान, भागे अंदर, बचाए जान। हाँ, बिल्कुल। इन उपायों को अपनाने के बाद हम पैसे और जीवन दोनों बचा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा हाँ, भंडारण, सुरक्षित निपटान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित अन्य कई चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या? डॉक्टर सिंह ने बहुत अच्छी तरह से इन एग्रोकेमिकल्स के सुरक्षित संचालन के बारे में बताया था। देखिए, किसान को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सामग्री भंडारण, ढेर लगाना, लादने और उतरने जैसे कार्यों के दौरान निकल ना जाए। उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि पैकेज एक ऐसी सील के साथ आए जो पहली बार खोलने पर नष्ट हो जाए। किसान को कभी भी ऐसे कंटेनर में एग्रोकेमिकल को फिर से भरने या पुनः उपयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो उसके लिए ना बना हो, क्योंकि इसके जहरीले पदार्थों के साथ मिलने का खतरा है। किसान को उपयोग करने से पहले किसी भी पैकेट पर खतरे के संकेत देखना चाहिए। वाहन में कृषि रसायनों की ढुलाई के समय पैकेज या कंटेनर के अनावश्यक टकराव या गिरने से बचाव के लिए सही उपाय करना चाहिए। कृषि रसायनों को ज्वलनशील पदार्थों, खाने के उत्पादों, रहने की जगह और बच्चों से दूर रखना चाहिए। इसके साथ ही इन्हें पीने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के स्रोतों जैसे नदी, नहर, तालाब से भी दूर रखना चाहिए। भंडारण स्थान शुष्क और अत्यधिक तापमान के लिए प्रतिरोधी होना चाहिए और अच्छी रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। एग्रोकेमिकल कंटेनर या पैकेज पर चेतावनी का संकेत लगाना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई भंडारण और परिवहन के बारे में, लेकिन इसे सुरक्षित तरीके से कैसे नष्ट किया जाए? हाँ, ये रसायन हमारी भूमि और जल संसाधनों सहित पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। आसपास के वातावरण को प्रदूषित किए बिना
कंटेनर और पैकेजों को सुरक्षित रूप से नष्ट किया जाना चाहिए। किसान को निस्तारण करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले सप्लायर से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो रासायनिक कचरे को निपटान के लिए स्वीकार करेगा। जब भी संभव हो, रासायनिक कचरे का निपटान करने के लिए किसी कंपनी या लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति के माध्यम से कचरे का निपटान किया जाना चाहिए। नंबर 2, खाली एग्रोकेमिकल कंटेनरों का पुनः उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 3, सफाई से पहले तरल कंटेनरों को पूरी तरह से खाली किया जाना चाहिए। सफाई के बाद कंटेनरों को कई स्थानों पर पंक्चर करें या कुचल दें। उनके निपटान की व्यवस्था होने तक एक सुरक्षित जगह में रखा जाना चाहिए। नंबर 4, कंटेनरों को एग्रोकेमिकल उपयोगकर्ता की जमीन पर दबाया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि दबाने वाले स्थल से भूजल के प्रदूषण का खतरा नहीं होना चाहिए। कंटेनरों को सतह से कम 1 मीटर की गहराई और किसी भी नालियों के स्तर से नीचे दबाना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र को चेतावनी के संकेत के साथ बंद या चिन्हित किया जाना चाहिए। नंबर 5, जिन कंटेनरों में हाइड्रोजन साइनाइड गैसिंग पाउडर या एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम या जिंक फॉस्फाइड की आपूर्ति की गई थी या जिनमें ये सामग्रियां शामिल हैं, उन्हें खाली होने पर पानी से साफ नहीं किया जाना चाहिए। ये पदार्थ खतरनाक गैसों के उत्पादन के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बजाय उन्हें सूखी मिट्टी से भरा जाना चाहिए और निपटान से ठीक पहले कई स्थानों पर छेद कर देना चाहिए। उपचारित कंटेनरों को इसके बाद ही दबाया जाना चाहिए। वाह, रसायनों के बारे में ऐसी जानकारी के लिए धन्यवाद। हम निश्चित रूप से एग्रोकेमिकल्स की हैंडलिंग और उपयोग के दौरान ध्यान में रखेंगे। कमल भैया, एक और जरूरी बात, हम जानते हैं कि महिलाओं सहित कई प्रवासी श्रमिक हमारे खेतों पर काम करते हैं। उनके लिए हमें पानी और स्वच्छता की उचित व्यवस्था भी करनी चाहिए। माधव भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मासिक धर्म और गर्भावस्था में भी महिलाएं खेतीबाड़ी के काम में भाग लेती हैं। मैंने देखा है कि कई गर्भवती प्रवासी महिलाएं एनीमिया जैसी बीमारी से पीड़ित हैं और यदि उन्हें भारी भरकम काम दिया जाता है तो कभी-कभी गर्भपात भी हो जाता है। ठीक कह रही हो मधु बहन। इसलिए हमें खेतों पर भी स्वच्छ जल और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। पानी की कमी शारीरिक और मानसिक क्षमता को कम कर देता है, जिससे उत्पादकता भी कम हो जाती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पीने योग्य पर्याप्त पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। स्वच्छ पीने के पानी के डिस्पेंसर का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्हें बंद रखा जाना चाहिए, जिसमें पानी निकालने के लिए नल की व्यवस्था हो। खुले कंटेनर जैसे टैंक या बाल्टी जिनमें से डुबोकर पानी निकाला जाए, उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जहां हाथ धोने की सुविधा भी होनी चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान आराम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाँ, हम कभी-कभी इन जरूरी बातों के बारे में नहीं सोचते हैं। गांधी जी ने भी कहा था कि स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। बहरहाल, हमें और क्या जानने की आवश्यकता है? प्रवासी मजदूरों के लिए कार्यस्थल के पास आश्रयों की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खराब मौसम के दौरान मजदूर इन आश्रयों में सहारा ले सकते हैं। ब्रेक के समय मजदूर यहाँ भोजन और आराम कर सकते हैं। कृषि श्रमिकों के लिए अलग अलग स्थानों पर छोटे समूहों में काम करना आम है। इसलिए श्रमिकों को मूल प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और कार्यस्थल के पास प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट में ये सभी सामान शामिल किया जाना चाहिए। हाँ भैया, हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने आसपास के कृषि श्रमिकों के अधिकारों के बारे में भी जागरूक होने की आवश्यकता है। खेतों में काम करने वाले सभी श्रमिकों को बुनियादी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसकी गरिमा बनी रहे
और उसे पूरा सम्मान मिले। सभी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न और कार्यस्थल में भेदभाव से बचाव हर व्यक्ति का अधिकार है। लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न और यौन भेदभाव मानवाधिकारों का मुद्दा है और सरकार ने विशाखा गाइडलाइंस और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, निषेध एवं निदान अधिनियम 2013 के जरिए इस मुद्दे को संबोधित किया है और सख्त कानून बनाया है। किसान को नर्सरी, डे केयर और नर्सिंग की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए, विशेषकर जहां महिलाएं खेत श्रमिकों के रूप में कार्यरत हैं। इससे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी और वो काम से ज्यादा छुट्टी नहीं लेंगे। अगर ये सुविधाएं होंगी तो माता पिता अपने बच्चों को कार्य क्षेत्रों में नहीं ले जाएंगे, जिससे उन्हें चोट लगने या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बचाया जा सकता है। ढके छुपे रूप से हो रहे बाल श्रम की घटनाओं को भी इस तरह से कम किया जा सकता है। इससे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी और वो काम से ज्यादा छुट्टी नहीं लेंगे। और अगर हम सब इन बातों का ध्यान रखेंगे तो व्यक्तियों के साथ ही फसल का स्वास्थ्य और पैदावार तो अच्छी होगी ना। वाह भाई वाह माधव भाई, आप हमेशा कितनी अच्छी बातें बताते हैं। हम जरूर इन्हें याद रखेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। सुरक्षा सावधानी बढ़ाना है, खेती को समृद्ध बनाना है।